क्या देश के जिन राज्यों में मिलावटी, जहरीली, नकली सिरप जो मिल रही है वो क्रम अभी जारी रहेगा? सवाल पूछने की वजह यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका थी जिस पर सुनवाई होनी थी कि इस मामले में जांच की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। बच्चों का बर्थडे एक महीने आगे पीछे आता है, दोनों का साथ में मनाने वाले थे। बेटा बीमार था तो बोलता है अम्मी छोटे भाई का बर्थडे नहीं मना रहे। तो मैंने कहा बेटा आपका और छोटे भाई का दोनों का साथ में केक काटेंगे, 2 केक लाएंगे, मगर ये हमको नहीं मालूम था कि हम ये दिन आज उसका मरण बनाना। 3 साल 11 महीने के उसैद की मां अफसाना कहती हैं, पता होता तो क्यों बच्चे को जहर पिलाते। कोसते हैं, हम खुद अपने हाथों से जहर पिला रहे थे, अपने बच्चे को स्लो पॉइजन दे रहे थे, दिन ब दिन उसको मौत के मुंह में ढकेल रहे थे। हम हमारे हाथों से देते थे, हमें नहीं मालूम था कि पॉइजन दे रहे हैं हमारे बच्चे को। ऐसा मालूम होता तो हम क्यों देते। 5 साल के अदनान की दादी केसर बानो पूछती हैं, बच्चों की जान से क्यों खेल हो रहा है? क्यों इतनी लापरवाही कर रहे हैं? छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान से खेल रहे हैं। इस चीज का दुख बहुत है। 2 साल की योजिता के पिता सुशांत ठाकरे के पिता कहते हैं, हमारे बच्चों की हत्या की गई है। सारी चीजें याद आती है, बच्ची वापस नहीं आएगी। इस चीज का दुख बहुत रहेगा। सजा तो ऐसी मिलनी चाहिए कि उनको भी याद रहे कि ये केवल एक एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। और अदनान के पिता अमीन की बात सुनने के लिए कलेजा चाहिए, जिनके बच्चे ने उनकी पत्नी से जान बचाने की गुहार लगाई। ये तक बोली है मेरी उसकी माँ से अदनान ने कि मम्मी मेरे को बचा लो। जवाब नहीं दे पाए सर। वो हमारी माँ, उसकी माँ ने अब कम क्या बोले सर। अब जी ऐसा गोद में लेके आए हो सर, मैंने अपनी औलाद को जला नहीं जाता सर। ये हमारी तकलीफ हम जानते हैं सर कि हमारे साथ क्या बीत रही है। अब हम क्या बताया सर, रिजान नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बच्चे की एक ही चीज़ याद आती है सर, लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि किडनी किस बेस में इन्फेक्शन हुई है। ये हमको पेपरबाजी से पता चला कि हमें सिरप के चलते ये हुआ है हमारे बच्चे को। मध्य प्रदेश में जहरीले कप सिरप से 22 बच्चों की मौत के मामले में माता पिता की ये बातें आपको सुनवाना हमारे लिए कोई आसान बात नहीं थी। दिल चीर देने वाले दर्द से पता नहीं ये परिवार कभी मुक्ति पाएगा या नहीं, लेकिन ये सारे परिवार एक बात कहते हैं कि फिर किसी बच्चे की जान नकली दवा से ना जाए। लेकिन क्या इस बात की गारंटी सरकार ले सकती है? जवाब है नहीं, लेकिन क्यों? क्यों का जवाब आज आपको एक एक करके देते हैं। सबसे पहले याद करिए भोपाल से छिंदवाड़ा की 6 घंटे की दूरी तय करने में मुख्यमंत्री मोहन यादव को कैसे 33 दिन लगे। फिर अगले ही दिन जहरीले कप सिरप को लेकर सवाल होने पर कल की नहीं आज की बात करो मुख्यमंत्री याद दिलाने लगे। अरे भाई ये हो गए ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। संवेदनशीलता पर जब सवाल उठा तो फिर 22 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा से नागपुर में इलाज कराते बच्चों का हालचाल जानने पहुंचे। इस बीच मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो राजेंद्र शुक्ला जहरीले सिरप पर अपना और अपनी सरकार का पल्ला झाड़ने लगे। गवर्नमेंट सप्लाई इस सिरप की नहीं होती है, ये प्राइवेटली फैक्ट्री ने बनाया, अपने स्टॉकिस्ट को भेजा, स्टॉकिस्ट ने रिटेलर्स को भेजा, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। इस प्रकार से ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बच्चों को दे दी गई और उसके कारण ये दुर्घटना हुई है। हो सकता है कि 22 बच्चों की मौत पर अपनी जवाबदेही से इन बयानों के जरिए किनारा कर लिया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर ही दवाओं की जांच के सिस्टम पर भी क्या सरकार सच छिपा लेगी? इस बच्ची का वीडियो देख कहने को तो 2 साल की बच्ची की मौत की वजह वो कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप जो तमिलनाडु की फार्मा कंपनी में बना, जिस कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक जी रंगनाथन को गिरफ्तार करके छिंदवाड़ा लाया जा चुका है। सवाल दवाइयों की जांच वाले पूरे सिस्टम पर, और वो सिस्टम खुद मध्य प्रदेश में कितना सुस्त है, इसका हिसाब भी देख लीजिए।
मध्य प्रदेश में 3 फूड एंड ड्रग लैब हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर, जहां नकली दवा की जांच होती है। दवा कितने काम की है, कितनी बेकार है, पता चलता है। मध्य प्रदेश की 3 जांच लैब में सालाना औसत 5,500 से 6,500 सैंपल हर साल जांच के लिए आते हैं। और जांच किस रफ्तार से होती है कि ये समझ लीजिए कि इस वक्त मध्य प्रदेश में 5,575 सैंपल की जांच पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी प्रदेश में 3 लैब्स हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर, जो कि क्रियाशील हैं। एक हमारी लैब और है जो कि ग्वालियर में है, उसको भी हम क्रियाशील करेंगे। और साथ ही ये जो 3 लैब्स हैं तो इनको भी हम विस्तार कर रहे हैं, नई मशीनरी और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग की फैसिलिटी, पदों का बढ़ाना, जिससे हमारी टेस्टिंग क्षमता उस 6,000 से लेकर 25-30,000 प्रतिवर्ष हम कर सकें। मध्य प्रदेश में 4 सितंबर से बच्चों की जान जा रही है, लेकिन दवाओं की जांच करने का सिस्टम देखिए। छिंदवाड़ा से भोपाल की लैब तक जांच का सैंपल भेजने में 6 दिन लग गए, जहां 27 सितंबर को टीम पहुंची। 29 सितंबर को भोपाल सैंपल डाक से भेजा गया, बीच में सरकारी छुट्टी आ गई। 3 अक्टूबर को सैंपल भोपाल पहुंचा। सोचिए, जब एक एक दिन अहम होता है तब यूं सरकारी जांच सिस्टम काम करता है। जीता जागता एक उदाहरण भोपाल में संवाददाता रवीश पाल सिंह दिखाते हैं। जो सैंपल आया है दवाइयों का, ये 7 अक्टूबर को रवाना हुआ था और ये फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट के लिए यहाँ भेजा गया है भोपाल में। 7 अक्टूबर को रवाना हुआ था और आज 10 तारीख है जब ये सैंपल यहाँ पहुंचा। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से ये एक बड़ी खामी जो बार बार निकल के सामने आती है कि जो टेस्टिंग के लिए नमूने होते हैं वो कई दिनों के बाद टेस्ट लैब में पहुंचते हैं। अब जैसे ये 7 अक्टूबर का सैंपल था दवाइयों का, जो पहुंचा ग्वालियर से निकला है और यहाँ पे पहुंचा है जो टेस्ट लैब है यहाँ पे, वो तकरीबन 3 दिन बाद यहाँ पहुंचा है 10 तारीख को। तो ये जो हजारों सैंपल हैं जांच लैब में, उनकी जो टेस्ट है वो पेंडिंग पड़ी है। और क्यों नहीं पड़ी होगी? वो इसीलिए क्योंकि अनेकों पद जो हैं वो खाली हैं, जिन्हें भर जाना चाहिए था वो पद खाली हैं। और इसकी डिटेल्स हम आपको बताते हैं। जॉइंट कंट्रोलर ऑफ ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का पद खाली पड़ा है। 2 पद प्रथम श्रेणी ड्रग एनालिस्ट के खाली हैं। 9 पद द्वितीय श्रेणी ड्रग एनालिस्ट के खाली पड़े हैं। 4 पद माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रिक्त हैं। 3 पद फार्मोलॉजिस्ट के खाली हैं। 1 पद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट का रिक्त है। 5 पोस्ट औषधि प्रयोगशाला में कंप्यूटर ऑपरेटर की खाली पड़ी है। 1 पद असिस्टेंट एनालिस्ट का रिक्त है। असिस्टेंट ड्रग एनालिस्ट, साइंस असिस्टेंट, डार्क रूम सहायक के 27 पद खाली पड़े हैं। 5 पद लैब असिस्टेंट के रिक्त हैं। लैब अटेंडेंट के सभी 10 पद खाली पड़े हुए हैं। यानी पद खाली हैं। 5,500 से ज्यादा सैंपल की जांच पेंडिंग है। मोबाइल टेस्टिंग लैब वैन का क्या हाल है, अब उसे देखकर तो आप कहेंगे खबरदार सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बच्चों की मौत पर बड़े एक्शन की बात कहते हैं। हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है जो दक्षता के आधार पर होते हैं। लेकिन वही दक्षता राजधानी भोपाल में जंग लगी हुई क्यों नजर आ रही है? मध्य प्रदेश में मोबाइल टेस्टिंग लैब खरीदी गई थी ड्रग विभाग की तरफ से, जिनका काम था मौके पे जाकर के दवाइयों की टेस्टिंग की जाए, ताकि जो सैंपल कलेक्शन से लेकर के एफडीए लैब तक आने में जो समय लगता है उसे बचाया जा सके। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं, ये मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी किस हाल में खड़ी है राजधानी भोपाल के एफडीए लैब में, हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि गलत काम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ऐसे किसी गलत काम को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और खासकर बच्चों के लिए तो हमारे लिए मन में संवेदना भी है। लेकिन राजधानी में ही सरकार की नाक के नीचे खाद्य सुरक्षा और नियंत्रक आयुक्त के दफ्तर के भीतर मध्य प्रदेश का हेल्थ डिपार्टमेंट इसी टायर की तरह मानो पंचर पड़ा दिखता है, क्योंकि मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लैब कबाड़ बनी खड़ी है। ये एक मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है, साफ तौर पे लिखा हुआ है शब्दों में, ये देखिए आप, ये मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है। यानी इसका काम है जिस जगह पे नमूने हैं, सैंपल्स हैं, अगर वहां पे कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो ये वैन वहां जाएगी और वहीं पे उस दवाई का टेस्ट होगा, सैंपल का टेस्ट होगा और उसकी रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन देखिए किस तरीके से झाड़ झंकार के बीच में, झाड़ियों के बीच में फिलहाल ये मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की वैन
जंग खा रही है। ये आप तस्वीरों देख सकते हैं, साफ तौर पे लिखा हुआ है खाद्य एवं औषधि प्रशासन मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लैब। ये देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है मोबाइल ड्रग्स टेस्टिंग लैब, और ये जंग लगा हुआ है इसमें। आप देख रहे हैं इसकी हालत देखिए, और इससे अंदाजा लगा लीजिए ये ड्रग टेस्टिंग की तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश में, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। चलित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला हिंदी में जिसे लिखा कर दावा है 5 साल पहले मध्य प्रदेश में सरकारी वाहवाही लूटी गई होगी कि भाइयों बहनों अब आपके घर के पास ही दवा की जांच कर देंगे। वो देखिए चालू हालत में नहीं, क्योंकि अब ये लोहे का कनस्तर बनी खड़ी है। ये विशेष रूप से दवाइयों की ही टेस्टिंग के लिए वैन खरीदी गई थी। आप देख सकते हैं इसमें साफ तौर पर लिखा है सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्ता वाली औषधियां, प्रसाधन सामग्री एवं मेडिकल डिवाइसेस, उन तमाम चीजों की लैब इसी मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के जरिए होनी थी। लेकिन अभी हालत देखिए, जंग लग चुकी है, खराब हो चुकी है। हम कोशिश करेंगे अगर दरवाजा खुलता है, ये दरवाजा भी खोल के हम आपको दिखाते हैं अंदर के क्या हाल है। ये देखिए, ये एक मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है मध्य प्रदेश के ड्रग विभाग की, और इसकी हालत आप देखिए, ये पड़े पड़े सड़ गई, जंग खा गई, धूल खा गई, और ये जिस तरीके से सामान अंदर है वो इस बात की साफ गवाही दे रहा है कि दिखाने के लिए तो ये तमाम चीज़ें खरीद ली गई थी, लेकिन बात जब इसके उपयोग की हुई तो पूरी तरीके से इसमें ड्रग विभाग असफल साबित हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको आज तक पे दिखा रहे हैं, ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है मध्य प्रदेश के खाद्य एवं औषधि विभाग के ऊपर, जिसने लाखों रुपए खर्च करके ये मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की वैन तैयार की, लेकिन अब ये धूल खा रही है झाड़ियों में पड़े पड़े। क्यों ना माने कि मध्य प्रदेश में अपने बच्चों को खोने वाले इन परिवारों का गुनहगार वो हेल्थ सिस्टम है जहां वक्त पर जांच नहीं होती, डाक के भरोसे सैंपल 6-6 दिन लटका कर भेजे जाते हैं, जहां लैब में हजारों सैंपल पेंडिंग पड़े रहते हैं, जांच लैब में पद खाली पड़े हों, तो क्या जंग लगे सिस्टम के भरोसे बच्चों की जान आगे बचाई जाएगी? खुद प्रशासन ने भी माना कि सामान्य डाक से ना भेज के विशेष वाहक के जरिए भेजा जाना चाहिए था, सैंपल जल्दी कलेक्ट होते, जल्दी टेस्टिंग होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब ये एक लापरवाही की तस्वीर जो आज तक पे हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज तक ने लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, बड़े एक्शंस हुए, कई कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फूड एडमिनिस्ट्रेशन हो या जो फूड ड्रग विभाग है, जो इस तरीके की मोबाइल टेस्टिंग लैब्स खरीदता है दवाइयों की टेस्टिंग के लिए, आखिर वो क्या इस तरीके से झाड़ियों में पड़े पड़े जंग खाने के लिए खरीदी जाती हैं? आज करवा चौथ का व्रत है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि चांद कब उगेगा और कब उसकी पहली तस्वीर होगी, तो हम आज तक पर खबरों के साथ साथ आपको ये तस्वीर भी दिखाएंगे जैसे ही आपके शहर में चांद के दर्शन होने वाले हैं। तब तक खबरें भी साथ साथ हम आपको बताते रहते हैं, क्योंकि ये खबर निराशा वाली है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वो डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिले, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं मिला। पहली प्रतिक्रिया व्हाइट हाउस की तरफ से आई है और व्हाइट हाउस की इस प्रतिक्रिया में निराशा साफ साफ झलक रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि पहले ही यह कह दिया था कि ये अमेरिका का अपमान होगा। अब व्हाइट हाउस की तरफ से ये जो प्रतिक्रिया आई है, प्रवक्ता ने कहा है नोबेल समिति ने साबित कर दिया वो शांति के ऊपर राजनीति को रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार आशंका कर रहे थे कि उन्हें नोबेल नहीं मिलेगा और हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं मांगने से कुछ नहीं मिलता और कर्मों का असर भी पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, आपको इस रिपोर्ट में समझ आएगा। जिस नोबेल प्राइज को डोनाल्ड ट्रंप ने आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा का मामला बनाया, जिस नोबेल पुरस्कार के जश्न के लिए ट्रंप के समर्थकों ने पूरी तैयारी कर ली थी, जिस नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप का जी मचल रहा था, वो सपना छन्न से टूट गया, जबकि दर्जनों बार डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर नोबेल देने की मांग की। Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद करने को नोबेल मांगा। पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान ने
ट्रंप को नोबेल जीतने का हकदार बताया। नेतन्याहू तक ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल की मांग कर उन्हें फुसलाया। घड़ी घड़ी नोबेल मांगने वाले डोनाल्ड ट्रंप के लिए 10 अक्टूबर 2025 का दिन काले दिन जैसा हो गया, जिस दिन उनका सबसे बड़ा सपना टूट गया, क्योंकि धमकाने और मांगने के बावजूद नोबेल समिति ने उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप को शायद इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी धमकियों और दिखावे के बावजूद नोबेल के मामले में उनकी दाल नहीं गलेगी, इसलिए उन्होंने पहले ही ये कहना शुरू कर दिया कि उन्हें साजिशन ये पुरस्कार नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस ख्वाहिश का इस्तेमाल पाकिस्तान जैसे देशों ने खूब किया। दूसरे देशों ने भी यह रास्ता अपनाया और 8 देशों ने ट्रंप को नोबेल देने की सिफारिश कर दी। इनमें पाकिस्तान और इजराइल जैसे धुर विरोधी देशों के अलावा अमेरिका, आर्मेनिया, अजरबैजान, माल्टा, कंबोडिया जैसे देश, अर्जेंटीना ने भी ट्रंप को नोबेल के लिए सिफारिश की थी, लेकिन किसी की सिफारिश, किसी का भी मक्खन कुछ काम नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि उनकी पहल पर हमास की कैद से छूटे इजरायली लोगों की कहानी देखकर नोबेल देने वाली कमेटी का दिल पसीज जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति प्रिय योद्धा बताकर नोबेल की शांति की मांग कर रहे थे। इसके आधार पर वो कम से कम 4-5 नोबेल मिलने के सपने देख रहे थे, लेकिन उनकी हकीकत ने खेल बिगाड़ दिया। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 6 महीने में ही अमेरिका ने 529 एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। वहीं पूरे 4 साल में जो बाइडेन ने 555 एयर स्ट्राइक को मंजूरी दी। ट्रंप ने अमेरिका से दुनिया के गरीब देशों को दी जाने वाली 80% मदद खत्म कर दी। $60 बिलियन गरीब देशों में स्वास्थ्य पर खर्च होते थे। ट्रंप के इस कदम से करीब 1.5 करोड़ मौत की आशंका हो गई। दुनिया का इतना नुकसान करने के बावजूद ट्रंप की हिमाकत देखिए, वो शांति के नोबेल पुरस्कार पर दावा कर रहे थे, ये कहकर अपने समर्थकों को भड़का रहे थे कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल नहीं मिलना पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिरना है, क्योंकि अगर ट्रंप को नोबेल मिल जाता तो वो जिंदगी भर हल्ला मचाता रहता कि उसने ही अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार दिलवाया है। इसके अलावा वो इसके जरिए ये साबित करने की कोशिश करता कि ट्रंप ने ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया है। यानी अब पाकिस्तान की नौटंकी पर भी ताला लग गया। सीज फायर पर ट्रंप के झूठ की हकीकत भी सामने आ गई। ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार न मिलना नोबेल पुरस्कार की गरिमा की भी रक्षा है। अगर ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलता तो ये कैसे चलन को जन्म देता जहां ताकतवर नेता धमकाकर नोबेल हासिल करते और इस पुरस्कार की सारी गरिमा प्रतिष्ठा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। इसलिए ट्रंप को नोबेल नहीं मिलना पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक तमाचा है। इसका असर ये होगा कि आसिम मुनीर जैसे आर्मी चीफ अपने राजनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए किसी ताकतवर नेता को खुश करने के लिए इस पुरस्कार को सीढ़ी बनाने से बचेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा पुरस्कार मांगने से नहीं काम करने से मिलता है। तो खबरों के साथ साथ चांद निकला या नहीं उसकी भी खबर हम आपको देंगे, तो हम तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हालांकि यहाँ जहाँ बिहार में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर तो चांद दिख गया है। आमतौर पर यहाँ का त्योहार नहीं है, लेकिन पटाखे छूट गए हैं उसके बाद बिल्डिंग के पीछे, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ इस समय। पर हम आपको दिल्ली और लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर अभी सुहागिनें प्रतीक्षा कर रही हैं अपने अपने छतों पर या घरों के बाहर जाकर कि चांद के दर्शन हो जाएं, उसके साथ उनका व्रत पूर्ण हो। 2 जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देश के बड़े हिस्से में सुहागिनें इस समय प्रतीक्षा कर रही हैं। दिल्ली में लगभग 8:15 का समय था जब चांद नजर आना था आसमान में, और आमतौर पर रेखा गुप्ता भी आप देख सकते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्होंने करवा चौथ का ये व्रत किया है। लखनऊ में ब्रजेश पाठक आपको दिख जाएंगे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, और इसके साथ ही आप आम हो या खास हो, सबको आज चांद अपने खास होने का एहसास पूरा कराता है। जो मून राइज है उसका समय जो भी हो, लेकिन आज के दिन कहते हैं थोड़ी सी प्रतीक्षा ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा सा इंतजार ज्यादा करना पड़ता है। चांद का जो ये उदय होगा उसकी प्रतीक्षा करते हुए सब, क्योंकि उसके साथ ही ये व्रत पूर्ण होगा। तो आपको अब हम जरा देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाते हैं कि चांद कहां पर आसमान में अभी निकल चुका है, कहां पर अभी भी इंतजार बाकी है, क्योंकि समय के अनुसार तो चांद निकलने का समय हो गया। हम आपको कुछ अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिनमें
कुछ आपको वीवीआईपी चेहरे भी दिख जाएंगे, लेकिन सब इस समय प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने व्रत को के उद्यापन का। हम आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर भी, साथ ही सारी तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं, लेकिन जयपुर लिए चलते हैं जहां से हमारी संवाददाता रिदम इस समय हमारे साथ हैं। रिदम, बताएं जयपुर के आसमान में क्या चांद के दर्शन हो गए? नहीं श्वेता, जयपुर के आसमान में तो अभी तक चांद के दर्शन नहीं हो। हालांकि 8:24 का समय था और अभी भी सब इंतजार ही कर रहे हैं। यहाँ पे मैं हर एक व्यक्ति को देख पा रही हूँ कि उसकी नजरें आसमान में ही गड़ी हुई है, पर एक चांद और जो यहाँ पे है वहाँ सभी लोग एक एक करके आ रहे हैं। वहीं की लाइंस लगी हुई है कि कैसे ना कैसे करके नंबर आ जाए और हम भी हमारे पति परमेश्वर के साथ ये फोटो जो है वो क्लिक कर पाए। तो यहाँ पे पूरा एंटरटेनमेंट चल रहा है क्योंकि एक साथ बहुत सारे कपल्स यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत तैयार हो गए। यहाँ पे बांधनी और लहरिया में मुझे सारे कपल्स नजर आ रहे हैं। सभी लोग तैयार हो गए हैं कि बस चांद निकले और सभी महिलाएं अपना व्रत खुले, और जब तक चांद नहीं निकल रहा है तब तक के लिए पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज यहाँ पे चल रहा है। फैशन शो हो रहा है, इससे पहले लगातार महिलाओं के अलग अलग डांस परफॉर्मेंसेस यहाँ पे हो रही थी, जिनको देख के श्वेता बिल्कुल लग नहीं रहा था कि ये जो महिलाएं हैं ये सुबह से बिल्कुल भूखी और प्यासी है। तो बहुत अच्छी बात थी। और यहाँ पे मैं कुछ महिलाओं से बात भी करूंगी कि मैम सुबह से फास्टिंग चल रही है, कैसा लग रहा है? अब चांद निकलने का समय तो हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है, चांद हमारे साथ है तो चांद दिख ही जाएगा और अच्छा ही लगेगा। अच्छा, ये वाला चांद, आप असल में चांद की बात कर रहे हैं या अपने पति की बात कर रही हैं? पति की ऑब्वियसली। चलिए, पति की बात हो रही है। और कैसा, मतलब अभी तक इंतजार कैसा जा रहा है क्योंकि समय हो चुका है, भूख प्यास कैसा? चौथ का तो पूरा एनुअली इंतजार रहता है हमें कि करवा चौथ आए तो स्पेशली हस्बैंड का अटेंशन भी मिलता है और प्यार तो है ही, तो बड़ा मजा आता है, फन, और इतना सुंदर से तैयार होना। अच्छा, अटेंशन ठीक है, पर मैं उधर साइड देख पा रही हूँ कि काफी सारे मर्द जो है। इंतजार करते रहिए, हम दिल्ली की भी जरा खबर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ आप 8:24 बोल रही हैं, दिल्ली में तो और 8:15 पे ही लगभग सुशांत चांद दिखने की बात थी। इस समय आसमान में कोई आहट, कोई दर्शन की बात, क्योंकि वहां तो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बड़ी भाई प्रतीक्षा कर रही हैं। देखिए श्वेता जी, मैं आपको बता दूं कि 8:13 के आसपास, 24 मिनट के आसपास बताया गया था कि चांद निकलेगा, लेकिन चांद का इंतजार इस वक्त दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो लोगों को, और जो महिलाएं खासतौर पर जो फास्ट रखती हैं उनको है। ये तस्वीरें दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास की हैं, जहां पर आप तस्वीरें देखेंगी तमाम महिलाओं के साथ इस वक्त मुख्यमंत्री जो है वो गीत गुनगुनाते हुए नजर आ रही हैं और इंतजार कर रही है चांद का कि कब आखिर चांद जो है वो निकलेगा। लेकिन उन सब के बीच ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से महिलाओं के साथ इस वक्त मुख्यमंत्री और तमाम जो लोग हैं एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और गाने गुनगुनाते हुए इस वक्त जो है वो आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो नजर आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री से भी बातचीत करें, क्योंकि चांद का इंतजार जो है वो मुख्यमंत्री को भी, हम कोशिश करेंगे चांद का इंतजार आपको भी, क्योंकि चांद निकल चुका है लेकिन अभी भी इंतजार कर रहे हैं, गीत गुनगुना रही है आप। भाई जैसे पूरे देश की मेरी बहनें चांद का इंतजार कर रही, हम भी कर रहे हैं और इकट्ठे मिलके कर रहे हैं, तो इसलिए इंतजार जरा ज्यादा तकलीफदायक नहीं है, परंतु आनंद आ रहा है। ये त्यौहार जो है हमारे भारत की परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा सुंदर त्यौहार है, और जिसे दिल्ली की सभी बहनों के साथ मिलकर के आज हमने मनाया है। और मैं समझती हूँ कि जब खुशियाँ बांटो तो और बढ़ती है, तो आज का दिन मैं चाहती हूँ कि मेरी सब बहनों के लिए बहुत ही शुभ हो, जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ पाएं, वो खूब हंसती मुस्कुराती रहे, खुद भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। आज गीत जो आप आज गुनगुनाना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि तेरा साथ सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। श्वेता जी, ये एक्सक्लूसिव बातचीत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ चांद का इंतजार करती हुई मुख्यमंत्री और तमाम महिलाएं आपको यहाँ पर गाना गुनगुनाते हुए जो है वो इस वक्त नजर आएंगी कि किस तरीके से चांद का इंतजार। अपनी परंपराओं की बात आती है तो सब एक ही समान हो जाते हैं, और वो सही कह रही हैं कि देश भर की बाकी महिलाओं की तरह वो भी इस समय चांद की प्रतीक्षा कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको पाकिस्तान की परेशानी भी दिखाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से जब वहां के विदेश मंत्री भारत का रुख करते हैं तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इतना कि वो काबुल पर हमला कर देता है।
लेकिन अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से पाकिस्तान को खबरदार कर दिया जाता है। तो ये हमारा पहला सफ़र है हिंदुस्तान को, और आज ये फैसला हुआ कि हिंदुस्तान भी काबुल में अपना जो तकनीकी मिशन है वो डिप्लोमेटिक मिशन को बढ़ाता है, और दिल्ली में भी हमारा डिप्लोमेट आता है। तो ये ऐसा आस्ता आस्ता चलना, फिर वो नॉर्मल तक पहुंचना, ये हदफ है। 15 अगस्त 2021 वो तारीख जब अफगानिस्तान पर तालिबान का दोबारा कब्जा हुआ। तब लगा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की चलेगी, भारत का क्या होगा। लेकिन 4 साल बाद तस्वीर पूरी तरह पलट चुकी है। तालिबान भारत से रिश्ते बढ़ा रहा है और पाकिस्तान को धमका रहा है। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज़ से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। तो तालिबान के विदेश मंत्री पाकिस्तान को इतिहास याद दिलाकर बता रहे हैं कि हमें मत छेड़ो वरना अंजाम बुरा होगा। सवाल है कि तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी क्यों दी? तो इसकी वजह काबुल में पाकिस्तान का हमला। अफगानिस्तान की राजधानी गुरुवार रात धमाकों से गूंज उठी। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कैंप को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने यह हमला उस वक्त किया जब तालिबान के विदेश मंत्री अपनी पहली भारत की यात्रा पर नई दिल्ली में मौजूद है। पाकिस्तान के इस हमले से साबित हो गया कि वो नई दिल्ली और काबुल की बढ़ती नजदीकियों से घबरा गया और इसी परेशानी में वो तालिबान को नाराज करने वाला हमला कर बैठा है। सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। काबुल पर पाकिस्तान के हवाई हमले का मकसद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ नूर वली महसूद को मारना था, जिसने साल 2018 में संगठन की कमान हाथ में ली और पाकिस्तान को रुला दिया। महसूद ने ऑडियो जारी करके कहा कि वो बिल्कुल सुरक्षित है और उसकी मौत को लेकर पाकिस्तान के दावे गलत। पाकिस्तान की तरफ से हमला पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की चेतावनी के बाद आया। नेशनल असेंबली में उन्होंने साफ कहा था कि पाकिस्तान का धैर्य जवाब दे रहा है। पाकिस्तान के इस खींच की वजह 7 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में हुआ घातक हमला है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 11 फौजी मारे गए। इस हमले से पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार बौखला गई। इससे पहले 30 सितंबर को टीटीपी ने क्वेटा में फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर पर पहले आत्मघाती विस्फोट से हमला किया और फिर हथियारबंद आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोली चलाई। इस हमले में कई लोग मारे गए। सितंबर में ही 3 तारीख को टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में घात लगाकर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें 5 पाकिस्तानी जवानों की मौत हो गई। टीटीपी के लड़ाकों ने हाथ में वो क्वाडकॉप्टर दिखाया जिससे पाकिस्तानी फौज आतंकियों पर नजर रखती है, लेकिन खुर्रम हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सीधे अफगानियों को धमकी देने की गलती कर दी। जानकारों को लगता है कि पाकिस्तान ने काबुल पर हमले का समय तालिबान और भारत को संदेश देने के लिए चुना, ताकि 6 दिन के भारत दौरे पर आए तालिबान के विदेश मंत्री को संदेश दिया जा सके कि भारत से करीबी अफगानिस्तान को महंगी पड़ेगी। लेकिन तालिबान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक को एक सांस में धमका दिया कि अफगानिस्तान के तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान में कभी भी कोई खारिजी जो मिलिट्री है वो वहाँ पे लोग कबूल नहीं किया है, इससे बात भी कबूल नहीं करता है। तो ये हमारा फैसला है कि अफगानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है। तालिबान की धमकी पाकिस्तान की बर्बादी का बिगुल हो सकती है, क्योंकि टीटीपी और तालिबान दोनों ही छापेमार युद्ध में माहिर माने जाते हैं।
अचानक हमले करके पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान की अगर तालिबान से दुश्मनी बढ़ती है तो इससे पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तालिबान को भारत, रूस और ईरान जैसे देशों से राजनीतिक और कभी कभी आर्थिक मदद मिलती रही है। इस तरह का समर्थन तालिबान को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाता है, जो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी। तालिबान के प्रॉक्सी पाकिस्तान में सक्रिय है। ये संगठन सीमा पार से पाकिस्तान में छापेमार गतिविधियां चलाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इनका नेटवर्क बहुत मजबूत है। इसमें जमात उल अहरार, हिज़्ब उल अहरार, लश्कर जंग शामिल है। इस तरह तालिबान जब चाहता वो पाकिस्तान के लिए अंदरूनी सुरक्षा की चुनौती में इजाफा कर सकता है। अफगानिस्तान में मिनरल्स का बड़ा भंडार मौजूद है। तालिबान और टीटीपी अपने खजाने और संसाधनों का उपयोग करके जल्दी हथियार और उपकरण खरीद सकते हैं। आधुनिक हथियारों तक पहुंच संभव है, जो पाकिस्तान के लिए खतरे को और गंभीर बना देती है। पाकिस्तान इस हकीकत को जानता है, इसीलिए उसकी तरफ से झल्लाहट काबुल पर हमला करने की गलती की गई है। और अब चुनावी राज्य बिहार की खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर रोजगार हो न हो लेकिन रोजगार के जो वादे हैं उसकी बौछार हो चुकी है। नीतीश कुमार ने पहले ही ये कहा था कि 1 करोड़ रोजगार वो देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव उनसे कई कदम आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि हर एक घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इतने रोजगार कैसे संभव हो सकते हैं। हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का घर, जहां आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव की गाड़ी को घेर लिया। ये सब चाहते हैं कि इनके नेता को टिकट आरजेडी से मिल जाए। हकीकत यही है कि एक सीट पर एक ही उम्मीदवार उतारा जा सकता है। ये वीडियो दिखाकर आज की खबर शुरू करने की वजह ये बताना है कि अगर डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो तो हंगामा इसी तरह होता है। तो क्या बिहार में चुनाव जीतने के लिए नौकरी रोजगार देने के वादे पर भी आगे ऐसे ही हंगामा होगा? जहां तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया, तो नीतीश कुमार ने 1 करोड़ रोजगार देने का। हमारी सरकार हर घर को एक सरकारी नौकरी देगी। नौकरी से हर कमी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। या तो ये मूर्ख हैं या सब पूरे बिहार को मूर्ख बना रहे हैं। हर घर में एक नौकरी का मतलब है 3.5 करोड़ नौकरी। साथ में उनको ये भी बताना चाहिए कि हर घर से कितना जमीन लेंगे नौकरी देने के बदले में। क्या ये लोग बात करते हैं नौकरी की, रोजगार की? बिहार के लोगों ने पहले ही आपके नौकरी के बदले जमीन के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया है। किसी घर के कोई लोग आपसे नौकरी के बदले जमीन देना नहीं चाहते। बीजेपी तो एनडीए तो 2020 में भी कह रही थी असंभव है, कहां से देगी? तो 20 वर्षों में कितने नौकरी दिया? तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां बांटी। पक्ष के पास अब मुद्दा नहीं है तो बोलेंगे सबको हम सोना का एक अंगूठी और चैन दे देंगे। कल ही भी बोलेगा, देख लीजिएगा। बिहार में कौन जीतेगा, कौन नौकरी रोजगार दे पाएगा, ये फैसला 14 नवंबर को होगा। लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर सब जानना चाहते हैं कि क्या इतनी नौकरी और रोजगार देना संभव है? सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। तेजस्वी यादव के वादे को अगर टटोला जाए तो बिहार में 2 करोड़ 83 लाख परिवार हैं। 20 लाख सरकारी नौकरी का पहले से दावा सामने आता है। यानी इस आधार पर कहें तो बिहार में 2 करोड़ 63 लाख परिवार को एक एक नौकरी देनी होगी। 20 महीने में अगर 2 करोड़ 63 लाख परिवार को नौकरी देनी पड़े तो हर महीने 13,15,000, हर दिन 43,833, हर घंटे 1,826 और हर सेकंड 30 सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव अगर जीते तो उन्हें देनी पड़ेगी। लेकिन विपक्ष पूछता है, जिस बिहार में पूरे साल भी 5 लाख नौकरी राज्य लोक सेवा आयोग नहीं निकाल पाता, वहां 13 लाख नौकरी हर महीने कैसे बांटी जा सकती है? ये सब जो बातें कहा जा रहा है कि हम हर घर में देंगे, जिसमें बेरोजगारी नहीं है वहाँ रोजगार क्रिएट करेंगे, सब मतलब चुनावी जिसको बोलो स्टंट है ये सब। बट है कि प्रदेश के लोगों को ये पता है कि नीतीश कुमार इज़ ए स्टेबल पर्सन, ही डज अ स्टेबल, एक स्टेबल सरकार चलाते हैं और एक सिस्टमैटिक सरकार चलाते हैं। हमें खुशी है कि हमने वो काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी दी, लेकिन एक कसक है और संतुष्ट तेजस्वी नहीं है।
अगर 17 महीने ही नहीं, अगर हमको पूरा 5 साल मिलता तो आप समझ जाओ 17 महीने में अगर 5 लाख नौकरियां तेजस्वी ने दी तो 5 साल में कितना देता। अगर ये भी मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव को जनता ने जिताया और वो नौकरी बांट भी ले गए, तो क्या इतनी सरकारी नौकरी देने के बाद सैलरी दे पाएंगे? एक अनुमान है कि 25,000 रुपए महीना भी वेतन देना पड़े तो बिहार में 7,88,000 करोड़ रुपए सालाना केवल वेतन में जाएगा, जबकि बिहार का सालाना बजट 3,17,000 करोड़ रुपए ही है। एक तरफ काम करने वाला नेता जिसने बिहार को बदल दिया, कायाकल्प किया, और कुछ ऐसे खिलाड़ी भी मैदान में हैं जो केवल झूठ ही बोलते हैं। झूठ बेईमानी जिनके नसों में दौड़ रहा है, जो उनकी फितरत है, जनता यकीन नहीं करने जा रही है। तेजस्वी ने जो कहा है वो किया है और जो कह रहा है वो करेगा। ये एकदम फिजिबल है, हो सकता है, इच्छा शक्ति चाहिए। दिमाग घर में छोड़ के आते हैं क्या ये लोग? पूरे देश में 2 करोड़ 65 लाख नौकरियां हैं, सारे राज्यों को और केंद्र सरकार को मिला के। ये बिहार में अकेले 3 करोड़ नौकरी दे देंगे सरकारी। जिस व्यक्ति को नौकरी और रोजगार में अंतर नहीं पता हो, उसका विजन है, इनको अपने विजन का रिवीजन करने की जरूरत है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव के पास कोई रोड मैप हो जिसके आधार पर वो ये वादा कर रहे हो कि जीते तो हर घर सरकारी नौकरी बांट देंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि हालत इस टिकट बंटवारे जैसी ना हो जाए जहां फिर यूं खींचतान दिखती रहे। मैं बिहार में लगातार एक पद यात्रा पर निकली हूं जिसमें मैं सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर वहां के लोगों से बात मुझे करना है। क्या होगा इस पूरे सीरीज में, इस पूरे कार्यक्रम में किस तरह की राय होगी, आप उसकी एक झलक देखिए। बिहार में चुनाव है और आजकल जब चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा एक ही वर्ग की होती है और वो वर्ग है महिला। व्यवस्था विकास ठीक है कि नहीं है? नहीं, व्यवस्था विकास एकदम सही है। अरे यहाँ पर जो हो रहा है ऐसे तो सभी देख ही रहे हैं। यहाँ डॉक्टर लोग नहीं रहता है, रेफर कई तुरंत। एनडीए की गठबंधन? एनडीए। ये फ्लॉप सरकार है, ये जुमलेबाजी वाली सरकार है। कहीं ना कहीं लोगों का रुझान है वो एनडीए की तरफ दिख रहा है। दोनों अभी बराबर लग रहा है, बराबर टक्कर का यहाँ पे है।